हेलो साथियों, नमस्कार। अभी का जो सिनेरियो है इसमें हमें ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि पशु को अचानक से एकदम से लड़खड़ाने लगता है, चलने में समस्या आती है। चलता है तो ऐसा लगता है जैसे ड्रंकन गेट अपीयरेंस होता है, मतलब कि कोई शराबी अगर पी के चलता है जैसे लड़खड़ा के बिल्कुल ऐसे पशु चलने लगता है। इसके अलावा वो गोल गोल घूमने लगता है और जगह पे खड़े खड़े काँपने लगता है। अगर आपको ये पशु को भी ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर और आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इस बीमारी का क्या नाम होता है, इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स और देखने को मिलते हैं, इसके अलावा और हम इसमें क्या अच्छे से अच्छा इलाज कर सकते हैं। साथ में मैं आपको लास्ट में जो फॉलोअप रहता है केसेस का, जिसमें कि मतलब कि जो केसेस हैं हमने ट्रीट किए हैं वो ठीक भी हुए हैं, वो भी आपको मैं एक क्लिप दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो केस है इसको हमने ट्रिपेनोसोमियोसिस या फिर जिसको हम सर्रा बोलते हैं उसके लिए सस्पेक्ट किया था। इसमें जनरली होता क्या है कि ये एक हीमोप्रोटोजोअन डिसीज़ है जो कि ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नाम का एक हीमोप्रोटोजोअन रहता है, वो कॉज करने का काम करता है। तो जनरली इसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो जिनमें सबसे पहला जो सिम्टम या आप हिस्ट्री कह लीजिए, तो ओनर हमें बताता है कि ये बार बार रुक रुक के खाना खाती है, यानी कि एक समय खाना खाएगी और दूसरे समय नहीं खाती है, कभी दूसरे समय खाती है तो उसके बाद नहीं खाती है। इसका मतलब होता है कि उसमें फ़ीवर जो है इंटरमिटेंट टाइप का फ़ीवर चलता रहता है। और फीवर भी आपको इसमें हाई फीवर देखने को मिलता है, मतलब कि 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको फीवर देखने को मिलेगा। इसके साथ में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसमें कंडीशन जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की वो एनेमिक हो चुकी है। और ये लिम्फ नोड भी मैं आपको पालपेट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो लिम्फ नोड है इसमें बहुत ज़्यादा जो स्वेलिनिटी आ जाती है, मतलब कि लिम्फ नोड है बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाती हैं, बड़ी लिम्फ नोड हमें फील होने लगती हैं। इसके अलावा इसमें जो है नर्वस फॉर्म भी आता है। तो नर्वस फॉर्म के चलते ही जो लड़खड़ाहट है, ये चलने में जो है असमर्थता दिखाते हैं, जैसे कि चलेंगे थोड़ा फिर गिरने लगता है। इसके अलावा कभी कभार नाक से डिस्चार्ज भी आना चालू हो जाता है, आँख से भी डिस्चार्ज आना चालू हो जाता है। यूरिनेशन जो रहता है कभी कभी मैक्सिमम केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि फ्रीक्वेंट यूरिनेट करता है और उसको जो यूरिनेशन करता है उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि जो रेबीज़ रहता है और ट्रिपेनोसोमियोसिस के केसेस रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो उसमें आप कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिपेनोसोमियोसिस रहता है, सर्रा जिसको बोलते हैं, उसमें जनरली जो एनिमल है अटैक करने लगता है और जो अटैकिंग बिहेवियर है वो हमें कन्फ्यूज करता है रेबीज़ से। तो इसको डायग्नोस करने के लिए, डिफरेंशियली डायग्नोस करने के लिए हमें रेबीज़ में एनिमल जनरली अटैक करता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे, जबकि जो ट्रिपेनोसोमियोसिस जो रहेगा इसमें एनिमल जो अटैक करेगा वो हमेशा स्टेबल ऑब्जेक्ट्स पे अटैक करने की कोशिश करता है। अटैक इन द सेंस क्या करता है, वो उसका जो ब्रेन है उसमें एडिमा होता रहता है, जिसके कारण वो हेड को प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसको अटैक के फॉर्म में हम देखते हैं। कभी कभी क्या रहता है, गोल गोल जो रहता है जानवर, वो एक खंभे से बंधा है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं खंभे से बंधा था और अपने चारों ओर गोल गोल घूमता रहता है। इसी को हम गोल गोल घूमने वाली बीमारी भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको जो एनिमल है उसमें अपरेंट ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकती है। अपरेंट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि उसको दिखाई भी कम देने लगता है। इसको आप कैसे पता करते हैं, तो इसको जनरली जब आप उसको हाथ उसके आँख के पास ले जाते हैं तो वो पलक नहीं झपकाता है, इतनी फ्रीक्वेंटली पलक को नहीं झपकाता है। इसी को हम अपरेंट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें देखने को मिलती है वो कॉर्नियल ओपेसिटी रहती है, मतलब कि जो कॉर्निया रहेगी वो उसमें सफ़ेदी आने लगती है। ये भी एक टिपिकल फीचर रहता है। साथ ही में इसमें जो डिपेंडेंट पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि जो पैर रहेंगे या फिर नाभि का एरिया रहता है, ये जो पेट रहता है, इसके नीचे जो है सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो है हाइपोप्रोटीनीमिया के चलते आपको देखने को मिलता है। अब यदि हम इस जो प्रोटोजोआ है इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी की बात करें, तो इसमें ये सबसे पहले ब्लड में मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और वहाँ से एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज़ रहते हैं, मतलब कि जहाँ पे ब्लड नहीं है, जैसे कि सीएनएस है, वहाँ पे चला जाता है। तो जब वहाँ चला जाता है तभी आपको ये नर्वस साइंस देखने को मिलते हैं। सीएनएस में पहुँचने के बाद ये वहाँ पे क्या करता है, जो भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है सीएनएस का, मेनिंजाइटिस कॉज करता है, जिसके चलते जो नर्वस साइंस रहते हैं वो देखने को आपको मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लड़खड़ाना या फिर पार्शियल सीजर आना या फिर जो है कम्प्लीटली खूंटे से बंध के चारों ओर गोल गोल घूमना, ये सब जो है सीजर्स के अंदर आता है।
अब जब ये प्रोटोज़ोआ सीएनएस में पहुंच जाता है तो उसके बाद ये क्या करता है, जो नर्व्स रहती हैं उनमें पैरालिसिस कॉज करने का काम करता है। जैसे कि अगर फेशियल नर्व की पैरालिसिस करता है तो उसमें क्या रहता है, एक कान जो रहता है वो एक कान ड्रूप करने लगता है, या फिर जो आपको एक जो आईलिड है वो ड्रूप होनी मिलती है, जिसको प्टोसिस बोलते हैं। इसके अलावा अगर ये ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है उसमें अगर पैरालिसिस कॉज करता है तो इसमें क्या है, टंग जो है ड्रूप कर जाती है, एक साइड आपको देखने को ड्रूप करता हुआ मिलेगा। तो ये सब डिस्कशन तो हमारा जो है इसकी क्लिनिकल साइंस क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें सर्रा में, ये सब रिगार्डिंग इसके था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रेबीज़ रहती है, हाइपोमैग्नीसीमिया रहता है और चोक की कंडीशन रहती है। इसके अलावा जो नर्वस कीटोसिस रहता है उसमें भी हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हम इनको एक दूसरे से कैसे अलग करते हैं, कैसे हम इनको एक दूसरे से डिफरेंशियली डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले हम रेबीज़ और हाइपोमैग्नीसीमिया इन दोनों को लेके चलते हैं। तो रेबीज़ में जनरली क्या रहता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें डॉग बाइट की हिस्ट्री मिलती है। दूसरी चीज़ रहती है कि इसमें जो एनिमल है वो पानी पीने की कोशिश करता है, मतलब कि वो पानी के अंदर मुंह डालेगा, ऐसा लगता है कि पानी के साथ खेल रहा है लेकिन पानी को वो पी नहीं पाता, क्योंकि इसमें जो एनिमल का जो फेरिंग्स रहता है उसमें पैरालिसिस हो जाती है। जबकि जो बाकी की मैंने कंडीशंस आपको बताई हैं उनमें सब में एनिमल पानी हो जाता है, पी फिर खड़ा सकता नहीं हो है पा और रहा। पानी पीता है। दूसरी चीज़ जो रेबीज़ में देखने को मिलती है वो आपको इसमें जो आवाज़ करता है जानवर, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसकी एकदम आवाज़ फटी हुई आ रही है। नॉर्मल जो खाना आवाज़ पीना रहती है उसमें डेविएशन रहता है, फटी हुई आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये रेबीज़ का केस है। दूसरी चीज़ जो दूसरी कंडीशन जो रहती है वो हाइपोमैग्नीसीमिया रहती है। इसमें आपको जनरली पार्चुरेशन की हिस्ट्री मिलती है, रीसेंट पार्चुरेशन की हिस्ट्री रहेगी। साथ ही में इसमें जो हार्ट इंटेंसिटी रहती है, मतलब आप जानवर के पास जाएंगे तो आपको बहुत तेज़ उसकी हार्ट जो इंटेंसिटी है वो सुनाई देती है। इसके अलावा कीटोसिस का एक फॉर्म रहता है जिसको नर्वस कीटोसिस बोलते हैं, उसमें भी आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जो आपको ट्रिपेनिसोमियोसिस यानी सर्रा से आपको डिफरेंशियली डायग्नोस करना होगा। तो जनरली जो कीटोसिस रहती है वो ब्रेन को शुगर न मिलने के कारण इसमें जो है नर्वस फॉर्म देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एक चीज़ देखने को और मिलेगी कि इसमें जो फीडिंग रहेगी वो एनिमल की सिलेक्टिव हो जाती है, मतलब कि चारा खाता है लेकिन दाना जानवर खाना छोड़ देता है। इसके अलावा वो अपने ही बॉडी पार्ट्स जो रहते हैं उनको लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है। इसको देख के क्या लगता है कि इसमें रेबी हो सकता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए जो मैंने आपको डिफरेंशियली डायग्नोस करना सिखाया है कि रेबीज़ को आप कैसे रूल आउट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसके ट्रीटमेंट को लेके। तो ट्रीटमेंट में मैंने जो इस कंडीशन में यूज़ किया था वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, इसको हायर डोज पे मैंने यूज़ किया था। साथ में इसके एक डायमिनाजिन एसीचुरेट जो रहता है उसका शॉट लगाया था अल्टरनेट डे पे। तो मैंने 2 शॉट लगाए थे और इसमें एनिमल जो है रिकवर कर गया था। लेकिन अब आप इसमें और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें जैसे कि सर्रामीन जो नाम से ड्रग आता है उसका आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो अगर नर्वस साइन आ गया है तो उसमें ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि ये जो सोरामीन रहता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो रहता है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। इसके अलावा और भी ड्रग्स रहते हैं जैसे क्विनापायरामीन जो रहता है, आप ये ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है इस केस में, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट जो रहता है आप 3 से 5 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको सबकुटेनियस रूट से इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने एनिमल में रिकवरी देखने को मिलेगी। ये तो एंटी ट्रिपनोसोमिसाइडल जो ड्रग्स रहते हैं उनकी मैंने बात की। अब आपको इसमें जो मतलब कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो रहता है उसका इस्तेमाल करना है। आपको इसमें एक कोई सा भी NSAID है उसका इस्तेमाल करना है। साथ में अगर डिपेंडेंट पार्ट्स में एडिमा अगर देखने को मिल रहा है तो पहले फ्लूइड थेरेपी आपको करनी है। उसके बाद में आपको इसमें जो भी डायूरेटिक्स रहते हैं जैसे कि फ्रूसेमाइड रहता है या आप इसमें रेडिमा नाम से आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको इसमें जो है लीवर प्रोटेक्टेंट ड्रग्स का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जो डायमिनाजिन एसीच्यूरेट रहता है वो लीवर डैमेज करने का काम करता है। ब्रेन एडिमा को राइड अप करने के लिए आप चाहें तो बाद में इसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो रहता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 शॉट लगाएंगे। और इसके साथ में आपको बी कॉम्प्लेक्स जो इंजेक्शन रहता है उसका इस्तेमाल आपको निश्चित रूप से ऐसे केस में करना होता है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन के साथ में आप चाहें तो इसमें जो मैनिटोल इंजेक्शन आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपका मुश्किल से मुश्किल केस मैनेज हो जाएगा, जैसे कि हमने इन दोनों केसेस को मैनेज किया। आप स्क्रीन पर भी इनको देख सकते हैं। गाय तो आपकी